हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। ठीक है दोस्तों आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे और उनके क्या क्या कार्य थे। ठीक है दोस्तों, और स्पेशल अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष नेहरू, संघीय संविधान समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार पटेल और प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार समिति अध्यक्ष सरदार पटेल, प्रक्रिया नियम समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देशी रियासत समझौता समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो ये जो देशी रियासत समझौता समिति थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि देशी रियासतों का समझौता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन दोस्तों समझौता उन्हीं ने किया था। लेकिन इन देशी रियासत समझौता समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी समिति के सरदार पटेल सदस्य थे। ठीक है, और देशी रियासतों को भारत में विलय करने में उनकी एक बहुत बड़ा योगदान है, ये उन्हीं का योगदान मान लो। ठीक है दोस्तों, तो भारत का एकीकरण किसने करा था? वो करा था सरदार पटेल ने। ठीक है, अगली समिति है राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष थे नेहरू, और झंडा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों झंडा समिति को लेकर भी कन्फ्यूजन है कि कई बुक्स में ये लिखा हुआ कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जेबी कृपलानी तो इसके जो अन्य सदस्य थे 5, एक तो अध्यक्ष हो गए और 5 अन्य सदस्य, मतलब 6 सदस्यों में से कोई भी जेबी कृपलानी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसकी जो 2 प्रमुख समितियां हैं, एक तो इस पे कंफ्यूज रहता है झंडा समिति, और दूसरी है प्रारूप समिति, क्योंकि संविधान निर्माण करने का जो कार्य किया था वो प्रारूप समिति ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रारूप समिति इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हम प्रारूप समिति को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हम उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य थे 7, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि संविधान का जो निर्माण करा था वो प्रारूप समिति ने ही करा था। ठीक है, अन्य जो समितियां थी उनकी भी अपनी एक विशेष या अलग भूमिका है, लेकिन संविधान निर्माण में अगर किसी समिति की सबसे ज्यादा भूमिका है तो वो है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो अन्य सदस्य थे एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे के एम मुंशी। ठीक है दोस्तों, और चौथे थे सैयद सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है दोस्तों, और 5वें थे
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इधर लिख दे रहा हूँ। छठे थे एन माधव राव, एन माधव राव। एन माधव राव। तो ये दोस्तों, लेकिन ये जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था तब ये नहीं थे। तो ये कब आए थे? इनकी जगह पहले कौन थे? बीएल मित्र। तो बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह कौन आए थे? एन माधव राव। और आखिरी और सातवें थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों ये भी जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था तब नहीं थे, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये सदस्य बने थे, डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की मृत्यु कब हो गई थी? 1948 में। ठीक है दोस्तों, तो 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। उनकी जगह कौन आया था? टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, और किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। ठीक, एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। इसके सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अन्य इसके सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन माधव राव। एन माधव राव किसकी जगह आए थे? बी एल मित्र की जगह। टी कृष्णमाचारी ये किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान की जगह। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति का संविधान सभा में एक अलग ही महत्व था, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गई थी पढ़ानी। एक दूसरी समिति थी झंडा समिति, उसको लेके हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज आपका जितना भी कंफ्यूजन है इस क्लास में सारा दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, झंडा समिति। तो दोस्तों झंडा समिति का गठन कब हुआ था? 23 जून 1947। तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1947 में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के सदस्य कितने थे? तो इसके टोटल सदस्य थे 6। टोटल सदस्य थे 6। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य कौन कौन थे? एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और अन्य थे एक के एम मुंशी थे। ठीक है दोस्तों, और अगले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, और अगली थी सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, और उससे अगले थे सी राजगोपालाचारी। तो लिख लेंगे हम सी राजगोपालाचारी। तो एक बार आप देख लीजिए। देखो, झंडा समिति का गठन कब हुआ था? 23 जून 1947 को। इनके सदस्य कितने थे? 6, और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू और सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो कई बुकों में जे बी कृपलानी को इनके अध्यक्ष, मतलब झंडा समिति का अध्यक्ष बताया गया, लेकिन वो सही नहीं है। जो बिल्कुल सही है, और इस पर हमने रिसर्च भी करी है विद्यार्थी आईक्यू की टीम ने, तो ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और झंडा समिति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो उसके अध्यक्ष और उसके जो जितने भी सदस्य थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें क्लास के अंत तक। अब दोस्तों समितियों का तो गठन हो गया, लेकिन अब जो बारी थी वो थी संविधान के निर्माण की। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, तो इतने बड़े दस्तावेज को निर्माण करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। अब उसके बाद संविधान निर्माण की बारी आती है, क्योंकि अब प्रारूप समिति का भी गठन हो चुका था, जिसने संविधान को बनाया था। तो संविधान कैसा हो, ये किस प्रकार बने, इसको लेकर भी एक मतलब चर्चा का विषय था। तो विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा गया, उनकी फोटोकॉपी ली गई, जो अच्छा लगा वो हमने अपनाया। ठीक है, तो संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, मतलब एक खाका मान लो कि संविधान इस तरीके का होना चाहिए, तो प्रथम जो खाका था वो किसने प्रस्तुत करा था? तो वो प्रस्तुत करा था बी.एन. राव ने। किसने? बी.एन. राव। ठीक है दोस्तों, तो बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत करा था? वो करा था अक्टूबर 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या खासियत थी? जो बी.एन. राव ने प्रथम प्रारूप जो संविधान का प्रस्तुत करा था, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 13, और उसमें कुल अनुसूचियां थी, अनुच्छेद जो थे वो थे 243, 243, और अनुच्छेद जो अनुसूचियां जो थी वो थी 13। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद कितने थे? 243, और अनुसूचियां कितनी थी? 13। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान का प्रथम प्रारूप हुआ था, प्रस्तुत करा था बी.एन. राव ने, अब उसके अनुरूप संविधान का निर्माण होना था, या उसमें कुछ काट के या लगा के या जोड़ कर कुछ भी। ठीक है, तो इस पर विचार विमर्श के लिए जो समिति का गठन हुआ था, उसका नाम था प्रारूप समिति, जो कि हम पहले देख चुके हैं, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, अब संविधान निर्माण का कार्य चल चुका था, क्योंकि संविधान का प्रथम प्रारूप भी आ चुका था संविधान सभा में, मतलब प्रस्तुत हो चुका था। ठीक है, तो संविधान का निर्माण देखो, अब प्रारूप समिति का भी गठन हो चुका था, तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? संविधान का निर्माण, अब संविधान का निर्माण देखो, प्रारूप समिति ने अपना प्रथम वाचन संविधान पर कब दिया था? संविधान सभा में संविधान को लेकर अपना प्रथम वाचन कब प्रस्तुत करा था? तो प्रथम वाचन करा था, देखो दोस्तों, वाचन कहते हैं, जो ये वाचन शब्द है ना, वाचन शब्द, इसका जो एक मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में या एक देशी भाषा में बोलूं, तो वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श। विचार विमर्श वाचन शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का जो प्रथम विचार विमर्श हुआ था या प्रथम वाचन प्रस्तुत हुआ था, वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था, यह संविधान पर प्रथम विचार विमर्श कब हुआ था? वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। ठीक है, ये हो गया प्रथम वाचन। और दूसरा वाचन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा वाचन कब हुआ था संविधान पर? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, और तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949।
ठीक है दोस्तों, तो आप इनको याद कर लेना एक बार जरूर, क्योंकि कई बार अब क्वेश्चनों का ट्रेंड जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आयोग के पास अब पूछने के लिए प्रश्न ही कहाँ बचे हैं। जो भी अब छूटा हुआ वहां से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, जो पीछे आ चुका है वहां से संभावना कम है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो आज तक आयोग ने जहाँ से प्रश्न अभी छुए भी नहीं है वो भी पढ़ने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो प्रथम वाचन, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है दोस्तों, और 26 नवंबर 1949 तो हमारे लिए वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान अडॉप्ट करा था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमने अंगीकार करा था या अडॉप्ट करा था। ठीक है, तो पूर्ण रूप से अपनाया तो 26 जनवरी 1950 को था, लेकिन उसको अडॉप्ट हमने कब करा था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, तो ये वाचन हो गए। अब इसके बाद जो 26 नवंबर 1949 को जो हमने अनुच्छेद लागू करे थे वो कौन कौन से थे, एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि हमने यह भारतीय संविधान को हमने पूर्ण रूप से कब अपनाया था, तो वो कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारतीय संविधान को अंगीकार या अडॉप्ट कब करा था? तो वो करा था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, एक बार आप फिर सुन लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 26 जनवरी 1950 को तो हमने संविधान पूर्ण रूप से अपनाया था, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करा था या अडॉप्ट करा था। ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि क्योंकि 26 जनवरी है, उसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व था, तो इसलिए हमने उसको संविधान अपनाना या संविधान लागू करने के लिए, जो संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को 1950 को हमने इसलिए अपना मतलब रखा था, क्योंकि उसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 इसका क्या महत्व है? इस दिन संविधान हमने अडॉप्ट करा था, ये अपनाया था, लेकिन कुछ ही मतलब कुछ सब जो कुछ अनुच्छेद थे उन्हें लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को ही करा था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से थे अनुच्छेद। वो अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी 16। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद से वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, उसके बाद 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392, 393। ठीक है दोस्तों, और 394 हो गए। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, तो जो 16 अनुच्छेद थे वो ये थे: 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392, 393 और 394। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नागरिकता से संबंधित थे, राष्ट्रपति से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, मतलब चुनाव आयोग से संबंधित है, और ये संविधान को लागू करने और भारत का क्या नाम होगा या संविधान का क्या नाम होगा, संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, उससे ये संबंधित है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कुछ इनमें से निरस्त भी हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा।
ठीक, तो अब अगला हम देख लेते हैं, एक दूसरी डेट है 24 जनवरी 1950, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या महत्व है, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, सभा की अंतिम बैठक वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और ये कौन सी बैठक थी संविधान सभा की, ये थी 12वीं बैठक। ठीक, तो इसमें और कौन कौन से काम हुए थे, मतलब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसमें और कौन कौन से प्रावधान थे या क्या क्या वर्क किए थे संविधान सभा ने, हम वो भी देख लेते हैं। एक तो जो संविधान सभा थी, ठीक है दोस्तों, उसको अंतरिम संसद में बदल दिया गया, अंतरिम संसद। ठीक है, क्योंकि आम चुनाव तो भारत में 1952 में हुए थे, 51-52 में। ठीक है, तो तब तक इसने संसद का काम करा था, अंतरिम संसद में इसका रूपांतरण। दूसरी क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मतलब नियुक्त कर दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त, प्रथम राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तीसरा क्या प्रावधान था, अगला प्रावधान था जो राष्ट्रगान को अपना लिया गया था, राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। तो राष्ट्रगान क्या है हमारा, जन गण मन, जन गण मन। ठीक है दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा था, वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें एक और प्रावधान था या इस दिन एक और निर्णय लिया गया था, जो संयुक्त प्रांत था, जो ब्रिटिश भारत ने एक अलग से प्रांत बना रखा था, ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत, उसका नाम बदलकर हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और 24 जनवरी को ही यूपी डे या उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है, यूपी डे। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को ये निर्णय लिए गए थे। और दोस्तों जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जो भी है, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है अगर मैं इसमें आपको सब कुछ बताता, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू करने की तिथि, यह संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसे अडॉप्ट या अपनाया कब था, 26 नवंबर 1949 को। इसको अपनाया कब था, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरी बात ये थी कि जो भारत को लोकतंत्र और गणतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसका क्या मतलब है, देखो आप कहेंगे कि क्या भारत संप्रभु नहीं था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं अब भी ब्रिटिश सरकार का मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन राज कर रहा था, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे थे या जो प्रशासन कर रहे थे वो कर रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम कब निरस्त हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 निरस्त हो गया था। ये तो रही एक बात
क्योंकि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। दूसरी बात इसमें और क्या क्या प्रावधान थे, दूसरी बात ये थी कि जो भारत का राष्ट्रगीत है वो भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत, ठीक, तो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों। तो संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय गीत कब लागू हुआ, कब अपनाया था हमने? 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों ये तो हो गया संविधान का निर्माण, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा में भी कुछ विविध बातें हैं, या हम उनको विविध एक अलग से टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ इसी में, उसको और देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विविध, यह संविधान सभा का विविध, जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विविध में आज हम क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा में जो अन्य घटनाएं थी हम उन्हें देख लेते हैं। विविध, ठीक है। तो विविध में हम सबसे पहले देख लेते हैं तिरंगा, यह भारतीय झंडा, तिरंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप तिरंगा देख लीजिए, उसके बारे में, उसको किसने बनाया था और वो कब हमने तिरंगा को अपनाया था। तो कुछ इस टाइप का हम बना लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा तिरंगा हो गया और इसमें 3 पट्टियां हैं, बीच में एक अशोक चक्र भी है, ठीक, जिसमें कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं, ठीक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर का जो कलर है वो है केसरी, बीच का जो रंग है वो है सफ़ेद, और जो नीचे वाला रंग है वो है हरा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो रंग है, जो ये सारनाथ स्तंभ से लिया है हमने, अशोक स्तंभ का जो शीर्ष है उससे हमने ये लिया है, तो इसका रंग है नीला। तो अगर हम देखें तो हमारे जो तिरंगा है उसमें कितने कलर हैं? उसमें कलर है 4, ठीक है, 3+1। 3+1 का क्या मतलब है? देखो, केसरी रंग ऊपर हो गया, बीच में हो गया सफ़ेद, नीचे हो गया हरा, लेकिन जो बीच वाला इसकी पट्टी है उसमें एक चक्र भी है, उस चक्र का क्या कलर है? उसका रंग है नीला। तो इस पर आप कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है दोस्तों। तो इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने तिरंगे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। और इसका इसका निर्माण किसने करा था या डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया, ठीक है दोस्तों। तो इसका डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने, डिजाइन, ठीक है। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? लंबाई मतलब तिरंगे का प्लस चौड़ाई, तो उसका अनुपात है 3:2। यानी कि ये वाली जो लंबाई है ये तो 3 है, 3 फीट, और ये वाली जो लंबाई है ये 2 फीट, सॉरी ये चौड़ाई जो है, ठीक है दोस्तों। तो झंडा हो गया, ठीक है। तो इसको कब अपनाया था? इसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इसका डिजाइन किसने तैयार करा था? पिंगली वेंकैया ने। कलर कितने हैं? 3+1, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2, ठीक है दोस्तों।
अब संविधान के जो अन्य विविधताएं, विविध कुछ उसमें प्रश्न थे या जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी दस्तावेज है उस पर जैसे भारत सरकार का कोई दस्तावेज है, हम उसको भारत सरकार का है ये कैसे प्रूव होता है, तो वो प्रूव होता है उस पर जो स्टाम्प लगा होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में जो स्टाम्प यूज हो रहा था उसमें किसका चित्र था, तो उसमें चित्र किसका था, हाथी का चित्र। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो मोहर थी वो उसमें चित्र किसका था या आकृति किसकी थी, वो थी हाथी की। तो संविधान सभा का प्रतीक बोल लेते हैं, मतलब स्टैंप वो था हाथी। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये विविध है, हम विविध पढ़ ही रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर BN राव। और संविधान सभा के सचिव कौन थे, सचिव थे HVR आयंगर। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे, HVR आयंगर। आपको संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव और सचिव कौन थे, HVR आयंगर। ठीक है दोस्तों, अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि संविधान लिखा किसने था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान लिखा किसने आता था, उसमें कितने 2-3 ऑप्शन होते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या प्रेम बिहारी नारायण ने या और भी किसी ने, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संविधान का निर्माण करा था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही करा था, लेकिन उसको राइटिंग का जो काम करा था, मतलब जो उसको लिखा भी तो किसी ने होगा ना, तो वो जो लिखने का कार्य करा था वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो संविधान लिखा किसने था, संविधान लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है दोस्तों, आप देख लो संविधान लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, अब संविधान जो मूल संविधान है वो तो हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी ने उसका हिंदी में भी तो संस्करण निकाला होगा। तो जितने भी भारत की भाषाएं हैं या संवैधानिक भाषाएं हैं उन सब में संविधान उपलब्ध है। ठीक है, तो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वाला किसने लिखा था, ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किसने करा था, तो संविधान का हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण, तो वो किसने लिखा था, वो था वसंत वैद। क्या नाम है इनका, वसंत वैद। तो दोस्तों याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनका नाम क्या था, जिन संविधान का हिंदी संस्करण किसने करा था, वसंत वैद ने। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो संविधान था, जो मूल संविधान था, उसकी चित्रावली किसने बनाई थी, मतलब जितने भी संविधान जो संविधान की बुक तैयार हुई थी उसमें बहुत सारे अलंकरण है या चित्रावलियां हैं, तो वो किसने बनाई थी। ठीक है, तो संविधान की चित्रावली तो वो तैयार करी थी मंदलाल बोस ने, मंदलाल बोस। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल संविधान है,
मूल संविधान यानी कि इंग्लिश वाला, ठीक है। तो उसकी चित्रावली किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने। और हिंदी वाले की किसने बनाई थी? ठीक है दोस्तों, हिंदी वाले संविधान की चित्रावली वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान की चित्रावली, अगर क्वेश्चन आए संविधान की चित्रावली किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी नंदलाल बोस। क्वेश्चन यहीं से आता है, यहाँ से तो बहुत कम ही आएगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन यहाँ से संविधान की चित्रावली किसने तैयार करी थी, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो हमें एक बार फिर दोबारा से उसका रिविजन कर लेते हैं। और तीसरा था हिंदी वाले संविधान की चित्रावली किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी नंदलाल बोस ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत जानकारी मिली होगी हमारे संविधान के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।